हाय एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने ये डिस्कस करा कि कंटेनर्स क्या होते हैं। बेसिकली अभी तक हमने जो पाइथन की वीडियोस हमने जो बनाई हैं उसमें मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में। डेटा टाइप्स बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको ये बताया कि देयर आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मैंने आपको ये भी बताया देयर आर डेटा टाइप्स विच आर कंटेनर डेटा टाइप्स। कंटेनर डेटा टाइप्स आर दोज डेटा टाइप्स जो बाकी सारे डेटा टाइप्स को अपने अंदर कंटेन करके रख सकते हैं। तो कंटेनर डेटा टाइप में मैंने आपको फिर 5 डेटा टाइप्स बताए थे कि लिस्ट हमारे पास एक कंटेनर डेटा टाइप है, हमारे पास ट्यूपल एक कंटेनर डेटा टाइप है, हमारे पास सेट्स एक कंटेनर डेटा टाइप है, हमारे पास डिक्शनरीज एक कंटेनर डेटा टाइप है। एंड एक थोड़ा सा शॉकिंग सा फैक्ट ये भी है कि स्ट्रिंग्स भी हमारे पास एक तरीके का कंटेनर डेटा टाइप ही है। वो अलग बात है कि स्ट्रिंग कंटेनर डेटा टाइप कैसे, वो इसलिए कंटेनर डेटा टाइप है बिकॉज दैट इज कंटेनिंग मल्टीपल basically multiple letters of the same alphabet, or maybe multiple alphabets as well. So it contains multiple letters of alphabet. So in a way उसके अंदर वो भी एक तरीके का कंटेनर है which जिसका इंडिविजुअल जो एलिमेंट है वो इट्स अ लेटर। एंड फिर हमने इस बारे में भी डिस्कस करा था कि कंटेनर्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। कंटेनर्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेबिलिटी। एंड फिर मैंने आपको बताया था कि कंटेनर्स बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स। देज आर म्यूटेबल कंटेनर्स एंड वी हैव इम्यूटेबल कंटेनर्स एज वेल, है ना। तो म्यूटेबल कंटेनर्स क्या होते हैं जिनका हम लोग इंटरनल स्टेट चेंज कर सकते हैं, एंड इम्यूटेबल कंटेनर्स क्या होते हैं जिनका हम लोग इंटरनल स्टेट चेंज नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल आपका ट्यूपल एक इम्यूटेबल कंटेनर है, स्ट्रिंग्स आपका एक इम्यूटेबल कंटेनर है। एंड म्यूटेबल कंटेनर्स में आपके लिस्ट हो गए, सेट हो गए, डिक्शनरीज हो गई। डिक्शनरीज आर अनदर काइंड ऑफ म्यूटेबल कंटेनर्स। एंड डिक्शनरीज एक तरीके का एरेज ही हैं। अरेज बेसिकली दीज आर कॉल्ड एसोसिएटिव एरेज, बट विल टॉक अबाउट दैट व्हेन विल लर्न अबाउट डिक्शनरीज इन डिटेल। जब हम लोग डिक्शनरीज वाले मॉड्यूल पे आएंगे तो विल लर्न अबाउट दैट इन डिटेल। अभी के लिए वी जस्ट हैड अ ओवरव्यू, we just had an overview of that. Yeah. And we also discussed about the hashability of containers. Like मैं ये कब कहता हूँ कि a container is a hashable container, or if that is not a hashable container. I also talked about if a container is a heterogeneous container or it is a homogeneous container. So we talked about like list, tuples, sets and dictionaries. These are हेट्रोजेनस कंटेनर। हेट्रोजेनस कंटेनर्स क्या होते हैं? हेट्रोजेनस कंटेनर्स वो कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर जो डेटा स्टोर होता है उन डेटा का ज़रूरी नहीं है कि सेम ही टाइप होना चाहिए। मतलब अगर कंटेनर में एक डेटा टाइप इंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे डेटा टाइप भी इंटीजर ही होंगे। तो वी कैन हैव वेरिएबिलिटी अमंग द डेटा टाइप्स एंड दोज टाइप ऑफ कंटेनर्स आर कॉल्ड हेट्रोजेनस कंटेनर। एंड तो हमारे पास होमोजेनस कंटेनर्स भी होते हैं। होमोजेनस कंटेनर्स हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास स्ट्रिंग्स बेसिकली एक तरीके का होमोजेनस कंटेनर है। एंड हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस के बाद फिर हम लोगों ने इस बारे में बात करी थी कि लाइक इफ़ अ कंटेनर इज आइटरेबल और नॉट। तो बेसिकली ये पांचों जो कंटेनर हैं जो मैंने आपको बताया, लिस्ट, ट्यूपल, सेट, डिक्शनरीज एंड स्ट्रिंग्स, ये पांचों की पांचों आइटरेबल कंटेनर है। इंडेक्सिबिलिटी की मैंने बात करी थी कि ये क्या पांचों कंटेनर इंडेक्सेबल हैं या नहीं। तो हमें पता चला था कि सेट्स आर दी ओनली कंटेनर विच आर नॉट इंडेक्सेबल, राइट। तो हमने हैशेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी, हमने इंडेक्सिबिलिटी के बारे में बात करी थी, हमने इटरेबिलिटी के बारे में बात करी है ना। तो ये बेसिकली जनरल बाइफर्केशन है कंटेनर्स का, हेट्रोजेनस, होमोजेनस। तो दिस इज़ द बाइफर्केशन ऑफ कंटेनर्स। और कोई भी अगर मैं आपको कंटेनर देता हूँ तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इफ़ दैट इज़ अ हेट्रोजेनस कंटेनर और होमोजेनस कंटेनर, इफ़ दैट इज़ म्यूटेबल और नॉट, उसका इंटरनल स्टेट चेंज हो सकता है नहीं हो सकता, इफ़ दैट इज़ इंडेक्सेबल और नॉट, दैट इज़ आइटरेबल और नॉट, है ना। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ, और ये चीज़ें हमारे टिप पे होनी चाहिए। एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कंटेनर डेटा टाइप्स। एंड वी डिड some examples in the Jupyter notebook as well. आज we shall be discussing about the conditional execution. So conditional execution is a very important thing in programming. आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो तो आपको कंडीशनल एग्जीक्यूशन तो आना ही चाहिए। तो कंडीशनल एग्जीक्यूशन ठीक है, कंडीशनल एग्जीक्यूशन, बट कंडीशनल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? तो कंडीशनल एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि कई बार आपको क्या करना पड़ता है, आपको कोई अलगोरिदम आप रन कर रहे हो, तो अलगोरिदम रन करते टाइम आपको कई बार ऐसे मूवमेंट्स आते हैं आपके पास दैट यू नीड टू डिसाइड ओवर समथिंग कि अगर ये चीज़ सच होगी तो मैं इस डायरेक्शन में चला जाऊंगा, और अगर ये चीज़ सच नहीं होगी तो मैं उस डायरेक्शन में चला जाऊंगा।
तो देर आर मल्टीपल बाइफरकेशंस ऑफ द अल्गोरिदम, मतलब एक अल्गोरिदम का जो फ्यूचर है, अल्गोरिदम किस पाथ पे चलेगी, वो इस बात पे डिसाइड हो रहा है कि आप इस सवाल का क्या जवाब देते हो। तो इट्स लाइक अगर आपने इस सवाल का गलत जवाब दिया तो कुछ अलग एल्गोरिदम चलेगी, और अगर इस सवाल का आपने सही जवाब दिया तो कुछ अलग एल्गोरिदम चलेगी। तो फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ कि मैं उसको एक नंबर दूंगा, और नंबर देने के बाद वो ये चीज़ डिसाइड करेगा कि इफ़ दैट इज़ अ ऑड नंबर तो वो बोलेगा कि आज अच्छा दिन है, और अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो वो बोलेगा कि आज ख़राब दिन है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली मेरी जो अल्गोरिदम है, जो भी अल्गोरिदम मैं रन करूँगा, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द पैरिटी ऑफ द इंटीजर दैट आई एम सबमिटिंग इनटू द कंसोल। तो कंसोल में मैं जो भी इंटीजर सबमिट करूँगा, बेसिकली जो भी यूज़र जो होगा वो कंसोल बेसिकली जब वो इनपुट डालेगा तो वो जिस भी तरीके का इंटीजर डालेगा इस बात पे निर्भर करेगा कि आपको स्क्रीन पे या कंसोल पे क्या आउटपुट प्रिंट हुआ वो मिलेगा। तो अगर आपने ऑड नंबर डाल दिया, ऑड नंबर बोले तो ऑड नंबर का मतलब है कि 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा। तो ऑड नंबर अगर आपने डाल दिया तो ऑड नंबर डालने पे क्या आना चाहिए, ऑड नंबर डालने पे ये आना चाहिए कि आज अच्छा दिन है, तो इट्स अ गुड डे, है ना। एंड इफ सपोज यू हैव पुट एन इवन नंबर, देन व्हाट शुड बी द आउटपुट, द आउटपुट शुड बी कि आज एक ख़राब दिन है, सो इट्स अ बैड डे, है ना, लेट्स कॉल इट अ बैड डे। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग, मेरे पास एक नंबर आएगा तो मैं एक नंबर लूँगा n बेसिकली, है ना, और इस नंबर की पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है कि ये नंबर जो है इवन है या ऑड है, क्या है, बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर नंबर जो है दैट इज़ अ ऑड नंबर, है ना, सो आई हैव टू डायरेक्शन, सो आई हैव सेड कि इफ़ अ नंबर इज़ अ ऑड नंबर तो मैं कहूँगा कि लेट्स कॉल द डे अ गुड डे, एंड अगर नंबर एक इवन नंबर है तो मैं क्या कहूँगा कि लेट्स कॉल दिस डे अ बैड डे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि इस नंबर n की बेसिकली पैरिटी के बेसिस पे ये डिसाइड हो रहा है कि जो मेरा डे है, डे का जो फ्यूचर है, इफ दैट्स गोइंग टू बी अ गुड डे और इफ दैट्स गोइंग टू बी अ बैड डे, दैट इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द फैक्ट दैट इफ n इज अ odd integer or if n is an even integer. So that is completely dependent upon n. Yeah. सिमिलरली ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारे पास जो क्वेश्चन हो वो दो ही कंडीशंस में बाइफरकेट होते हों। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने तो डिवाइड कर लिया कि ऑड है या इवन है ना। मेरे पास एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि सपोज़ मैं एक ग्रेड कैलकुलेटर बना रहा हूँ, तो ग्रेड कैलकुलेटर में मेरे पास क्या होगा कि अगर बच्चे के नंबर जो है 90 या 90 से ज़्यादा है तो मैं ये कहूँगा कि बच्चे का ग्रेड क्या है, बच्चे का A+ ग्रेड है ना। A+ नहीं, आउटस्टैंडिंग रख लेते हैं, O ग्रेड है बेसिकली। एंड लेट अस सपोज कि अगर बच्चे का ग्रेड जो है 80 से इंक्लूडिंग 80 एंड गोज टिल 89, अगर 80 से 89 के बीच में बच्चे का ग्रेड है तो मैं कहता हूँ कि बच्चे को A+ ग्रेड देना। तो व्हाट आई एम सेइंग इज बेसिकली इफ़ जो बच्चे का ग्रेड है अगर वो 90 या 90 से ज़्यादा है तो बच्चे का आउटस्टैंडिंग ग्रेड है ना। अगर बच्चे का जो ग्रेड है वो क्या है, 80 या 80 से ज़्यादा है बट 90 से कम है ना, क्योंकि 90 अगर हो गया तो वो हो गया। बट अगर ये 80 या 80 से ज़्यादा है बट 90 से कम है तो बच्चे का ग्रेड क्या होगा, मैं कह रहा हूँ A+ होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर बच्चे का जो ग्रेड है, इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 एंड विच इज़ लेस देन 80, मतलब 70 या 70 से बड़ा है बट 80 से छोटा है, तो मैं बच्चे को ग्रेड दूंगा A, ठीक है। एंड सिमिलरली तो इफ इन दिस केस देयर आर मल्टीपल कंडीशंस, मतलब एक कंडीशन नहीं है कि आप जो 90 या 90 से ज़्यादा है, 90 से कम है तो मैं उसको जो है फेल कर दूंगा, 90 से ज़्यादा तो मैं उसको पास कर दूंगा। तो दिस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन बाइनरी कंडीशन। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक कंडीशन के बेसिस पे ये चीज़ डिसाइड कर रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल आई वाज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन कि n बेसिकली ऑड है या इवन है, इस बेसिस पे आई वाज डिसाइडिंग इफ द डे इज़ गुड और बैड। बट यहाँ पे ग्रेड का जो है, ग्रेड की मल्टीपल सब क्लासेस में मैंने उसको डिवाइड कर रखा है कि 90 या 90 से ज़्यादा तो मैं उसको O ग्रेड वाला बच्चा बोल दूंगा। इफ दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 बट लेस देन 90 देन आई एम सेइंग दैट ही हैज रिसीव्ड अ ग्रेड ऑफ A+। एंड सिमिलरली इफ द ग्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 बट लेस देन 80 देन आई एम सेइंग दैट ही हैज रिसीव्ड अ ग्रेड ऑफ A, है ना। तो वी आर हैविंग मल्टीपल कंडीशंस, सो इट इज़ नॉट always the case that when we are dealing with conditional execution, it is not entirely always possible to divide the condition
into basically two cases. So it will happen most of the time and the majority of the times कि आपके पास multiple conditions होंगी, then you need to form something even more complicated which we call as if else, जो हम लोग आगे देखेंगे. So the crux is कि there can be two conditions or there can be multiple conditions. It entirely depends upon the problem that you are having at hand. Or so this was about the conditional execution. So this is basically the crux that we need to decide which algorithm the algorithm will run in which direction depending on the depending on some condition, है ना. But कंडीशनल एग्जीक्यूशन से भी पहले हमें कंडीशंस लिखनी आनी चाहिए, और कंडीशंस में भी हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पाइथन में देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ वैल्यूज़ जिनको हम लोग ट्रूदी वैल्यू कहते हैं और फॉल्जी वैल्यूज़ कहते हैं. तो ट्रूदी वैल्यूज़ एंड फॉल्जी वैल्यूज़ क्या होती हैं, है ना. तो ट्रूदी वैल्यूज़ और फॉल्जी वैल्यूज़ क्या होती हैं, बेसिकली मेरे पास पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है. फंक्शंस विल लर्न अबाउट देम लेटर, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन क्या होता है. फंक्शन इज जस्ट समथिंग जिसका कोई नाम होता है, और नाम के बाद आप जो है ओपन और क्लोज ब्रैकेट लगा के उसको कॉल करते हो. तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है बूल, तो बूल को अगर मेरे को कॉल करना है तो मैं ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगा करके आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन. बट फंक्शन क्या है, फंक्शन इज बूल, है ना. एंड व्हेन आई एम राइटिंग दिस स्टेटमेंट आई एम कॉलिंग दी फंक्शन. सो बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. एक तो फंक्शन का नाम है विच इज़ द फंक्शन नेम, एंड आफ्टर दैट इफ यू यूजिंग ब्रैकेट्स, नॉर्मल ब्रैकेट्स, so that is equivalent to calling the function, है ना. now it is often the case कि function को हम लोग ऐसे नहीं कॉल करते, we often pass some arguments into it. arguments क्या होते हैं, functions को basically कुछ input चाहिए होता है. तो for example अगर bool के अंदर मैं 5 देता हूँ, सॉरी 4 देता हूँ, तो 4 is what, 4 is the input of the bool function. तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं इस लाइन में, वी आर एक्चुअली कॉलिंग द bool function and passing the argument as 4, एंड वी आर जस्ट कॉलिंग द फंक्शन. तो फंक्शन इज़ अ काइंड ऑफ मशीन जो बेसिकली कोई इनपुट लेगा और कोई आपको आउटपुट दे देगा. तो हेयर बूल इज़ अ फंक्शन, एंड ट्रूदी एंड फॉल्जी वैल्यूज़ मैं किस बेसिस पे डिसाइड करता हूँ, मैं इस बेसिस पे डिसाइड करता हूँ कि बूल फंक्शन का जो आउटपुट है वो क्या आएगा. अगर बूल फंक्शन का जो आउटपुट है दैट इज़ अ ट्रू वैल्यू, इफ़ आई एम गेटिंग अ ट्रू एज द आंसर, देन आई से दैट इज़ अ ट्रू दी वैल्यू. एंड अगर मैं देखता हूँ कि अगर बूल का जो आउटपुट है दैट इज़ अ फॉल्स, तो इसका मतलब ये कि आई एम हैविंग अ फॉल्सी वैल्यू. तो इसको करके देखते हैं. तो सपोज मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि बूल 4 का क्या आंसर आएगा. तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मेरे को बोलता है कि बूल ऑफ 4 इज़ ट्रू. सो इससे मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूँ, इससे मैं ये कह सकता हूँ कि 4 इज़ अ ट्रू दी वैल्यू, है ना. तो 4 इज़ अ ट्रू दी वैल्यू, है ना. एंड सिमिलरली अगर मैं बूल ऑफ 0 करता हूँ तो आंसर क्या आता है, तो बूल ऑफ 0 करने पे मेरे पास आंसर आता है फॉल्स. सो व्हाट डज दैट मीन, तो इसका मतलब ये कि 0 इज़ नॉट अ ट्रू दी वैल्यू, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट 0 इज़ अ फॉल्सी वैल्यू, है ना. तो एनी इंटीजर विच इज़ नॉट ज़ीरो, बेसिकली अ नॉन ज़ीरो इंटीजर, मतलब 0 को छोड़ के जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे ट्रू दी वैल्यूज़ होते हैं. और 0 अगर आप फ्लोट के फॉर्म में लिख रहे हो या फिर आप अगर उसे इंटीजर के फॉर्म में लिख रहे हो, तो वो हमेशा एक फॉल्सी वैल्यू होगा. इसको करके भी देख लेते हैं. लाइक यहाँ पे तो मैंने बूल के अंदर 0 जो पास करा है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर, है ना. बट अगर मैं बूल के अंदर 0 को पास करता हूँ 0.0 करके, तो इवन दैट वुड गिव मी अ फॉल्सी वैल्यू. वाई दैट वुड, इवन दैट विल गिव मी अ फॉल्स एज द आंसर, बिकॉज 0 किसी भी फॉर्म में आप डाल दो दैट विल बी अ फॉल्सी वैल्यू, है ना. तो दैट वुड बी अ फॉल्सी वैल्यू. सिमिलरली अगर मैं कोई और नंबर डालता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाई डालता हूँ, तो पाई मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई. एंड अगर मैं देखूँ कि पाई क्या होता है, तो पाई की वैल्यू मेरे को बता रहा है 3.141592, आगे जो भी जा रहा है. एंड मेरे को ये चेक करना है कि इसका इफ़ दैट इज़ अ ट्रू दी वैल्यू और अ फॉल्सी वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, पाई को बूल फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा, एंड दैट इज़ गिविंग मी अ ट्रू वैल्यू. सो दैट मीन्स पाई इज़ अ ट्रू दी वैल्यू, दैट इज़ नॉट अ फॉल्सी वैल्यू. तो एनी इंटीजर विच इज़ नॉन ज़ीरो इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ ट्रू दी वैल्यू, एंड ज़ीरो इन एनी फॉर्म, वेदर इट बी अ फ्लोटिंग के तरीके से आप लिख दो उसको, इफ़ यू आर गोइंग टू राइट दैट इन अ
integer form, it's always going to be a falsy value. Similarly हमारे पास पाइथन में देर आर क्लासेस, मैंने बताया था, दैट इज़ डेसिमल एंड फ्रैक्शन क्लास. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम डेसिमल इम्पोर्ट डेसिमल, है ना. तो अगर मैं एक इंटीजर बनाता हूँ, बेसिकली एक डेसिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, डेसिमल ऑफ ज़ीरो. तो डेसिमल ऑफ अगर मैं ज़ीरो लिखता हूँ तो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी अ फॉल्सी वैल्यू. क्यों? क्योंकि बेसिकली डेसिमल के अंदर अगर मैं ज़ीरो भी लिख रहा हूँ तो ज़ीरो इन एनी फॉर्म इज़ अ फॉल्सी वैल्यू, बट अगर यहाँ पे 4 होता तो दैट वुड हैव बीन अ ट्रू दी वैल्यू. सिमिलरली हमारे पास पाइथन में देर आर क्लासेज, देर इज़ अ क्लास विच इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन. फ्रॉम फ्रैक्शंस import फ्रैक्शन, है ना. तो फ्रैक्शन क्लास के अंदर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आई एम पासिंग 0,10. तो या सो दैट इज़ गिविंग मी द फ्रैक्शन 0,1. और अगर मैं इसकी ट्रू दी वैल्यू देखूँ तो बस मेरे को इसको बूल फंक्शन के अंदर पास करना है, एंड दैट विल टेल मी कि ये जो ऑब्जेक्ट है फ्रैक्शन 0,10, इफ़ दैट इज़ अ ट्रू दी वैल्यू और अ फॉल्सी वैल्यू. फ्रैक्शन में 0,10 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 0/10 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 0, एंड 0 इन एनी फॉर्म इज़ अ फॉल्सी वैल्यू. तो ये मेरे को फॉल्स देगा. बट अगर यहाँ पे मैंने 0 की जगह 1 लिखा होता तो ये 1/10 फ्रैक्शन होता, विच इज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, एंड अ नॉन ज़ीरो वैल्यू इज़ ऑलवेज अ ट्रू दी वैल्यू. सो दैट वुड बी अ ट्रू. बेसिकली द आंसर वुड बी ट्रू. एंड इंटीजर्स और डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड फ्लोट्स के बारे में तो हमने देख लिया कि बूल फंक्शन उनको लेकर के किस तरीके से काम करता है. वी ऑल्सो हैव अनदर थिंग इन पाइथन विच इज़ द कंटेनर्स. तो कंटेनर्स की भी ट्रू दी एंड फॉल्सी वैल्यूज़ होती है. तो हमारे पास सबसे पहला कंटेनर क्या आता है? हमारे पास सबसे पहला कंटेनर आता है लिस्ट. तो अब चेक करते हैं कि क्या लिस्ट एक ट्रू दी या फॉल्सी वैल्यू है. तो अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, बस एक सिंपल सी लिस्ट बना ली, 1 लिख दिया इसके अंदर, इफ़ दैट इज़ अ ट्रू दी वैल्यू और अ फॉल्सी वैल्यू, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रू दी वैल्यू. एंड अगर ये लिस्ट एम्प्टी होती तो दैट इज़ गोइंग टू बी फॉल्सी वैल्यू. तो इसका मतलब ये है कि नॉन एम्प्टी लिस्ट जो है ना वो ट्रू दी वैल्यू होती है, और जो एम्प्टी लिस्ट होती है ना वो हमेशा फॉल्सी वैल्यू होती है ना. सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एक सेट बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं 1 रखता हूँ. तो अब अगर मैं इस सेट की ट्रू दी वैल्यू देखूँ तो ये क्या आ रही है, मेरे को बता रहा है कि मैं ट्रू हूँ, ये ट्रू दी वैल्यू है. ये बेसिकली कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर कोई सेट है, कोई एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो दैट इज़ अ सेट. और अगर मेरा सेट नॉन एम्प्टी है तो आई एम गेटिंग अ ट्रू दी वैल्यू. बट अगर मैं यहाँ पे एक एम्प्टी सेट बनाऊँ, एम्प्टी सेट बनाने के लिए मुझे सेट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है. एंड अगर मैं इसकी ट्रू दी वैल्यू देखूँ तो दैट इज़ गिविंग मी अ फॉल्स वैल्यू. इसका मतलब ये कि एम्प्टी सेट जो है वो फॉल्स वैल्यू है. सिमिलरली एम्प्टी लिस्ट क्या है, वो भी एक फॉल्स वैल्यू है. सिमिलरली अगर मेरे को देखना है कि क्या एम्प्टी ट्यूपल एक फॉल्स वैल्यू है, तो एम्प्टी ट्यूपल भी एक फॉल्स वैल्यू है. ये क्या है, ये एम्प्टी ट्यूपल है, और एम्प्टी ट्यूपल की मैं बेसिकली चेक कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द ट्रू दी, इफ दैट इज़ अ ट्रू दी वैल्यू और अ फॉल्सी वैल्यू. सो व्हाट पाइथन इज टेलिंग मी इज दैट कि उसकी जो बूलियन वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी फॉल्स, विच मीन्स दैट इट इज़ अ फॉल्सी वैल्यू, राइट. बट अगर ट्यूपल के अंदर कुछ पड़ा हुआ है जैसे कि 10, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, दैट इज़ गिविंग मी द आंसर ट्रू. सो दैट मीन्स कि अगर ट्यूपल के अंदर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है तो दैट इज़ गिविंग मी अ ट्रू दी वैल्यू, है ना. तो इफ अ ट्यूपल इज नॉन एम्प्टी, दैट मीन्स कि वो एक ट्रू दी वैल्यू है, एंड इफ द ट्यूपल इज एम्प्टी दैट मीन्स दैट इट इज़ अ फॉल्सी वैल्यू. एंड सेम इज द केस विद लिस्ट, एंड सेम इज द केस विद set, and same goes with dictionaries as well. बट बिफोर गोइंग टू डिक्शनरी मैं आपको स्ट्रिंग्स में भी दिखा देता हूँ कि एक्चुअली हम कंटेनर्स को पूरा ही रैप कर देते हैं. सो इफ़ आई एम हैविंग एन एम्प्टी स्ट्रिंग, सो दैट इज़ obviously going to be a falsy value. Empty container is a falsy value, and if the container is not empty, so for example if I had just a single letter inside this string, यानी सिंपल ए भी मैं रख देता हूँ, तो दिस कंटेनर इज इवेंचुअली नॉन एम्प्टी कंटेनर. एंड नॉन एम्प्टी कंटेनर की जो ट्रू दी बेसिकली वैल्यू आएगी बूलियन फंक्शन के अंदर, बूल फंक्शन के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी ट्रू वैल्यू. तो दैट मीन्स कि अगर मेरा जो स्ट्रिंग है दैट इज हैविंग अ नॉन जीरो लेंथ, बेसिकली इट इज़ नॉट अ एम्प्टी स्ट्रिंग. तो इसका मतलब क्या है, अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो दैट इज़ अ ट्रू दी वैल्यू, एंड इफ दैट इज़ एन एम्प्टी स्ट्रिंग तो दैट इज़ अ फॉल्सी वैल्यू, राइट. एंड लास्टली हम लोग डिक्शनरीज के बारे में भी देख लेते हैं. सो इफ़ आई हैव एन एम्प्टी डिक्शनरी जस्ट लाइक दिस, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ फॉल्सी वैल्यू. बट अगर मेरी डिक्शनरी में एक भी
पेयर ऑफ की वैल्यू पेयर है तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रू दी वैल्यू। तो हमने कंटेनर्स के बारे में क्या देखा, कंटेनर्स क्या हैं, कंटेनर अगर एम्प्टी है तो वो फॉल्सी वैल्यू है, अगर कंटेनर एम्प्टी नहीं है तो दैट इज़ अ ट्रू दी वैल्यू। तो ट्रू दी एंड फॉल्सी वैल्यू समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंडीशनल एग्जीक्यूशन। एंड कंडीशनल एग्जीक्यूशन में जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस की जो ट्रू दी एंड फॉल्सी वैल्यूज़ होती है वही इवेंचुअली ये डिसाइड करती है कि जो एल्गोरिदम है वो रन होगी या नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हेलो वर्ल्ड, राइट। एंड मैं एक कंडीशन डालना चाहता हूँ कि अगर वो कंडीशन सच हो तो जो कंसोल है उस पर ये भी प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट हेलो वर्ल्ड 2। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट, जो प्रिंट स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, ये तभी हो जब मैं एक कंडीशन ट्रू हो। तो पाइथन में हमें क्या करना होता है कि पाइथन में अगर मेरे को कोई कंडीशन देनी है तो मेरे को एक सिंटेक्स यूज़ करना पड़ता है विच इज़ कॉल्ड इफ़ सिंटेक्स। एंड इफ़ सिंटेक्स के बेसिस पे ही मैं ये चीज़ सॉरी, इफ़ सिंटेक्स के बेसिस पे ही ये डिसाइड होगा कि दिस स्टेटमेंट इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड और नॉट, है ना। तो अगर मैं लिखता हूँ इफ़ ट्रू और इफ़ ट्रू के बाद मैं कोलोन देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज़ ट्रू है, विच इज़ ऑब्वियसली ट्रू इन दिस केस क्योंकि मैंने ट्रू ही डाला है, तो अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देना। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो पाइथन ने मुझे एक एरर दिया। तो पाइथन ने मुझे क्या एरर दिया, उसने बोला कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू पास एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर द इफ़ स्टेटमेंट ऑन लाइन नंबर 3। तो दिस इज़ लाइन नंबर 1 एंड दिस इज़ लाइन नंबर 2 एंड दिस इज़ लाइन नंबर 3, है ना। तो इट इज़ सेइंग दैट कि इफ़ स्टेटमेंट जो आपने लिखा है लाइन नंबर 3 पे, इसके बाद अगर आप इंडेंटेड ब्लॉक अगर लिखते हो तो वो ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, इसकी वजह क्या है, ये पाइथन में सिंटैक्टिकल एरर है। सिंटैक्टिकल एरर क्या एरर होती है, जिनमें सिंटेक्स में एरर होती है। कोई भी लैंग्वेज जब आप लिखते हो तो उस लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका होता है। तो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको कोड जो है उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अगर आप एक बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट के बाद अगर आप कोई कंडीशन लिखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा फिर कोलोन लिखते हो, तो आपको पाइथन कहता है कि आपको एक ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा विच इज़ कॉल्ड एन इंडेंटेड ब्लॉक। अगर आपने बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि इफ़ स्टेटमेंट या फिर हम लोग जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं या फिर फॉर दैट मैटर आगे जाके जब हम लोग लूपिंग मैकेनिज़म्स के बारे में सीखेंगे तो वहाँ पे क्या रहता है कि बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं तो इफ़ ट्रू तो कोई भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के जो अंदर होगा उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। बट पाइथन में क्या होता है, पाइथन में कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में हमारे पास एक दूसरी चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या है, इंडेंटेशन का मतलब है एक टैब स्पेस के बराबर। यहाँ पे इफ़ यू प्रेस टैब देन आप 4 स्पेसेस आगे चले जाते हो। बेसिकली 4 वाइट स्पेसेस आपको आगे जाना है। 4 बार अगर आप स्पेस भी प्रेस कर दोगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी 1 2 3 4, तो दैट इज़ गोइंग टू बी वन इंडेंट, है ना। एक इंडेंटेड ब्लॉक की स्टार्टिंग कैसे होती है, जब आप एक टैब स्पेस देते हो। तो बेसिकली जब मैंने इफ़ ट्रू लिखा तो पाइथन ने ऑटोमेटिकली आपने देखा कि कर्सर जो है 4 वाइट स्पेसेस यानी 4 स्पेसेस के बाद आ रहा है विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1 टैब। तो अब अगर आप इफ़ के अंदर की कोई कंडीशन लिखना चाहते हो, इफ़ के अंदर अगर आप कोई कोड लिखना चाहते हो तो आपको एक टैब स्पेस छोड़ के ही लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरे को ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो नाउ दिस कोड इज सिंटैक्टिकली फाइन। अब इस कोड का मतलब क्या है, इस कोड का मतलब ये है कि ऊपर वाली लाइन तो चलेगी, ये नीचे वाली लाइन तब चलेगी जब इफ़ के बाद जो कंडीशन लिखी है वो अगर ट्रू होगी तो तभी ये हेलो वर्ल्ड 2 प्रिंट होगा। तो इस केस में तो ऑब्वियसली हेलो वर्ल्ड 2 प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू डाल दिया है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी प्रिंटेड। बट फॉर दैट मैटर अगर मैं यहाँ पे फॉल्स डाल देता तो ये कंडीशन तो कभी सच हो ही नहीं सकती, बिकॉज कंडीशन सच होने का मतलब क्या है कि वैल्यू अल्टीमेटली ट्रू आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तो फॉल्स है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ हेलो वर्ल्ड आएगा और ये स्टेटमेंट जो ये कभी प्रिंट होगी ही नहीं। एक्चुअली जैसी पाइथन यहाँ पे फॉल्स दिखता है
तो वो इसके अंदर क्या लिखा है उसको इस बात से मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे चलने वाला है ही नहीं, है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट रख दूँ तो मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी लिस्ट क्या होते हैं। एम्प्टी लिस्ट आर फॉल्सी वैल्यूज़। किसी भी तरीके का एम्प्टी कंटेनर जो होता है दैट इज़ अ फॉल्सी वैल्यूज़। तो फॉल्सी वैल्यूज़ क्या होती है? फॉल्सी वैल्यूज़ अगर होगी तो अगर इफ़ के साथ जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये जो आंसर देगा दैट इज़ गोइंग टू बी अ फॉल्स, और फॉल्स अगर होगा तो ये प्रिंट स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, है ना। तो इस केस में भी सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होगा। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो राइट नाउ इट इज़ 29 एंड आई एम अगेन एग्जीक्यूटिंग इट, तो ये 30 हो रहा है, फिर भी ये हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हो रहा है। बट इफ दिस लिस्ट इज नॉन एम्प्टी, मतलब अगर इसके अंदर एक भी एलिमेंट होता तो दैट इज़ नॉट अ फॉल्सी वैल्यू, एंड ड्यू टू दैट रीजन द कोड विच इज़ रिटन इनसाइड द इफ ब्लॉक विल ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट होगा और हेलो वर्ल्ड 2 भी प्रिंट होगा, है ना। तो इस केस में दोनों प्रिंट हो रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं एक एम्प्टी ट्यूपल रखता तो एम्प्टी ट्यूपल रखता तो एम्प्टी ट्यूपल इज़ अ फॉल्सी वैल्यू। तो एम्प्टी ट्यूपल इज़ अ फॉल्सी वैल्यू, तो इसका मतलब ये नहीं प्रिंट होगा, सिर्फ ये वाली लाइन प्रिंट होगी। तो वी आर गेटिंग दैट एज द आंसर। बट सपोज अगर मैं इस ट्यूपल को नॉन एम्प्टी रखता तो क्या होता? तो दिस इज़ अ फॉल्सी वैल्यू, दिस इज़ अ ट्रू दी वैल्यू, दिस इज़ अ ट्रू दी वैल्यू। मैंने दिखाया था like bool of 10 that is going to give me a true value, so that is a true the value, and so we'll get hello world and hello world 2, right। similarly अगर मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ which is not empty, then again I'll get hello world and hello world 2, but if that set is empty so we are going to get only hello world, and same is the case with strings as well। अगर मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिखता हूँ तो आई एम गेटिंग ओनली हेलो वर्ल्ड, बट अगर मेरी स्ट्रिंग में कुछ भी है, 1 भी लिख देता हूँ सिंपली, तो दैट मेक्स दी स्ट्रिंग नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड सो आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट हेलो वर्ल्ड 2 एज वेल। सो हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है और हेलो वर्ल्ड 2 भी आ रहा है। व्हाई इज दैट द केस? बिकॉज माई स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, एंड अ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग इज जस्ट दी नॉन एम्प्टी कंटेनर, एंड अ कंटेनर इफ दैट इज नॉट एम्प्टी so that is a true the value, and so the condition, so the algorithm which has been written inside the if block would be executed, and so in this case this statement would be executed, right। तो ये हमारा true the and falsy values के बारे में था। we do also have another block which is if and else block, and we also have if, elif and else statements which we shall learn about in the next video। Thank you so much.